हेडलाइन में सभी श्रोताओं का स्वागत है। यहाँ हम करंट अफेयर्स और जो थोड़े मुश्किल विषय होते हैं ना, उनकी तह तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें आपके लिए आसान बना सकें। मैं हूँ शशि और मैं हूं किरण। और आज हम बात कर रहे हैं भारत में एक ऐसी चीज की जो अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे हम सब यूपीआई कहते हैं। हाँ, यूपीआई। ये कैसे शुरू हुआ और इसने हमारे पैसे खर्च करने का, लेन देन का तरीका पूरी तरह से कैसे बदल दिया? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है ना? कभी सोचा है कि वो छोटी सी चाय की दुकान हो या बड़ा सा मॉल, हर जगह ये क्यूआर कोड कैसे पहुंच गया? और फोन से पेमेंट करना इतनी तेजी से हमारी आदत कैसे बन गया? हाँ, और जितनी तेजी से ये फैला है, क्या ये उतना ही सेफ है, मतलब सुरक्षित? और आगे क्या होने वाला है इसमें? भविष्य क्या है इसका? आइए आज इसी पूरी कहानी को थोड़ा खोल कर समझते हैं आराम से। तो कहानी शुरू करते हैं यूपीआई से पहले के जमाने से। याद है वो टाइम जब जेब में कैश होना ही सब कुछ था? बिल्कुल, कैश नहीं तो कुछ नहीं। ऑनलाइन के लिए नेट बैंकिंग थी, दुकानों पर कार्ड चलते थे और हाँ, कुछ मोबाइल वॉलेट्स भी थे तब। पर हर चीज में अपनी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। नेट बैंकिंग का प्रोसेस देखो तो कई बार लंबा लगता था, थोड़ा उलझा हुआ सा। हाँ, और कार्ड इस्तेमाल करने में हमेशा वो एक डर सा रहता था कि कहीं डिटेल्स लीक ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। सही कहा। और वो मोबाइल वॉलेट्स, उनमें भी पहले पैसे लोड करो फिर खर्च करो, वो भी एक अलग ही झंझट था। फिर आया साल 2016। यहां तस्वीर बदलनी शुरू हुई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इसने लॉन्च किया यूपीआई। हाँ, ये गेम चेंजर था। इसका कमाल ये था कि इसने सीधा आपके बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल से जोड़ दिया, कोई वॉलेट वाला चक्कर नहीं। और वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए, बिल्कुल कितना आसान बना दिया। बस एक नेम एट यूपीआई जैसा कुछ बनाओ और हो गया। बिल्कुल, ना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ना आईएफएससी कोड, बस वो वीपीए दो और पैसे भेज दो या मंगा लो। और फिर आया क्यूआर कोड स्कैनिंग। इसने तो जैसे इसे रॉकेट ही लगा दिया। सही में, चाहे किसी ठेले वाले को 10 रुपए देने हो या दोस्त को 1000 रुपए, बस फोन निकाला, स्कैन किया, पिन डाला और पेमेंट डन। इसकी यही जो सादगी थी ना, शायद यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनी। इसमें एक और कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आया नवंबर 2016 में, नोटबंदी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था। अचानक मार्केट से कैश गायब, लोगों के पास डिजिटल पेमेंट के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे। और ये यूपीआई के लिए एक तरह से अनएक्सपेक्टेड बूस्ट साबित हुआ है ना? बिल्कुल, उसी टाइम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे जो यूपीआई ऐप्स थे, वो एकदम से पॉपुलर हो गए। लोग ढूंढ रहे थे कि पेमेंट कैसे करें। और ये सिर्फ शहरों में नहीं हुआ, छोटे कस्बों में, गांवों में भी दुकानदार, ऑटो वाले, सब्जी वाले, सबने इसे अपनाना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि ग्राहक कैश ला ही नहीं रहे थे, तो उनको भी अपनाना पड़ा। हमने वो मुंबई के एक चाय वाले रमेश भाई का जिक्र पढ़ा था। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद लोग चाय के पैसे भी डिजिटल देने लगे, तो उन्होंने भी फोन पे लगवा लिया। और नतीजा? उनकी बिक्री, वो कह रहे थे, दोगुनी हो गई। और ये कहानी सिर्फ रमेश भाई की नहीं, ऐसे लाखों छोटे व्यापारियों की है। सही बात है। और देखो, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे वजहें भी साफ हैं। पहला, ये बहुत ही सिंपल है, बस एक स्मार्टफोन चाहिए और इंटरनेट। दूसरा, स्पीड, पेमेंट तुरंत होता है, रियल टाइम। तीसरा, ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, छुट्टी वाले दिन भी, रात को भी। और सबसे जरूरी बात शायद, ये मुफ्त है। न भेजने वाले को कोई फीस देनी है, न पाने वाले को। बिल्कुल, इसने पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया। और इसका असर आज हम सब देख रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी दुकान या जगह हो जहां यूपीआई ना चलता हो, गली के नुक्कड़ से लेके बड़े बड़े शोरूम तक। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह। ये जो सर्वव्यापकता है, ये कमाल की है। हाँ, दिल्ली में चांदनी चौक में कपड़े की दुकान है, मोहित गुप्ता की। वो बता रहे थे कि उनके 90% ग्राहक अब यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। कह रहे थे कि हिसाब रखना भी बहुत आसान हो गया है। अच्छा? या फिर मध्य प्रदेश के एक गांव की सब्जी बेचने वाली हैं, राधाबाई। वो कहती है कि अब बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, पैसे सीधे खाते में आ जाते हैं। इसने सच में भारत को कैश पे जो हमारी निर्भरता थी, उसे कम करने में बहुत मदद की है। और अर्थव्यवस्था पर इसका असर वो आंकड़ों में भी साफ दिखता है। जुलाई 2024 का डेटा देखें तो यूपीआई से 14.4 अरब मतलब 1440 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एक महीने में? हाँ, सिर्फ एक महीने में। और आज भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उसका करीब 80% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है। 80%? ये तो
ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि लोग इस वाकई अपना चुके हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ लेन देन की संख्या की बात नहीं है। हाँ। एक स्टडी है, वो बताती है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ 1% भी बढ़े ना, तो देश की जीडीपी में 0.03% की बढ़त हो सकती है। ये नंबर छोटा लग सकता है सुनने में, पर जब लेन देन अरबों में हो रहा हो तो इसका कुल असर काफी बड़ा होता है। ये दिखाता है कि यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं रहा, ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला एक इंजन बन गया है। पर ये जीडीपी पर असर डालता कैसे है? क्या सिर्फ इसलिए कि ज्यादा लेन देन हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ वो नहीं, मतलब वो तो है ही, पर इसमें थोड़ा और भी है। एक तो ये पैसे के घूमने की रफ्तार, जिसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, उसको बढ़ाता है, खासकर छोटे बिजनेस में। अच्छा। दूसरा, जब छोटे व्यापारी डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो वो धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनते जाते हैं। उनका एक रिकॉर्ड बनता है। इससे ना सिर्फ उन्हें आगे लोन वगैरह मिलने में आसानी होती है, बल्कि सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होता होगा। बिल्कुल। और तीसरा, इसने फोन पे, पेटीएम, भारत पे जैसे कितने ही बड़े स्टार्टअप्स को खड़ा किया है, जो आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं, हजारों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। और वो जो बात होती है वित्तीय समावेशन की, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की, उसमें यूपीआई का क्या रोल रहा है? बहुत जरूरी रोल रहा है। एक अंदाजा है कि यूपीआई ने करीब 30 करोड़ लोगों को, मतलब फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ने में मदद की है। 30 करोड़? जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और 2018 से 2024 के बीच जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते हैं ना, पीएमजेडीवाई अकाउंट्स, उनकी संख्या में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका सीधा कनेक्शन यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल से है। अच्छा। और सिर्फ खाते ही नहीं, छोटे लोन, माइक्रो क्रेडिट जिसे कहते हैं, उस तक लोगों की पहुंच भी बढ़ी है। 2018 से 23 के बीच इसमें 100% की वृद्धि हुई। इसका फायदा खासकर गांव के लोगों और शहरों के गरीब तबके को मिला है। लेकिन इतने बड़ी स्केल पर इसे अपनाने के लिए लोगों का भरोसा जीतना भी तो जरूरी रहा होगा। वो कैसे हुआ? हाँ, वो बहुत जरूरी था। इसमें कई चीजों ने मदद की। पहला तो सरकार का सपोर्ट, डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम्स और सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल, जैसे पीएमजेडीवाई में, उससे एक भरोसा बना। दूसरा, आधार से लिंक होने से भी एक सुरक्षा की भावना आई। और तीसरा, हर ट्रांजैक्शन का तुरंत कंफर्मेशन मिलना, और अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो शिकायत करने और उसका समाधान होने का जो प्रोसेस है, उसने भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और लोगों का विश्वास जीता। सामाजिक स्तर पर भी इसके असर दिख रहे हैं, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, बिल्कुल। एक तो सोच बदली है। पहले शायद जेब में कैश रखना एक शान की बात समझी जाती थी। अब खासकर यंग जनरेशन में कैशलेस होना कूल माना जाता है। हाँ, ये तो है। और महिला सशक्तिकरण का भी एक पहलू है। बिहार की एक स्कूल टीचर है रीना। हाँ। उनका उदाहरण था कि पहले घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पति से कैश मांगना पड़ता था। हाँ। अब वो यूपीआई से अपना खर्च खुद मैनेज करती हैं। कहती हैं कि इससे एक आज़ादी सी महसूस होती है। ये अच्छी बात है। और गांव तक इसकी पहुंच बढ़ी है। उत्तराखंड के दूध बेचने वाले हैं रामू चाचा, वो भी अब आसानी से डिजिटल पेमेंट ले पाते हैं। तो कनेक्टिविटी बढ़ी है। ये तो सब बहुत ही पॉजिटिव पहलू हैं, सुविधा, आर्थिक विकास, लोगों का जुड़ना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर अच्छी चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये जो इतनी आसानी से पेमेंट हो जाता है, कहीं यह हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इस पर बात होनी चाहिए। यूपीआई ने छुट्टे पैसों वाली समस्या तो खत्म कर दी। याद है, 199 रुपए का सामान है तो 200 रुपए देके 1 रुपए की टॉफी मिलती थी। हाँ, बिल्कुल याद है। वो चीज खत्म हो गई। आप एग्जैक्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन इस आसानी की एक कीमत भी हो सकती है। मैं यही सोच रहा था, क्या ये आसानी हमें बिना सोचे समझे खर्च करने की तरफ धकेल रही है? क्या हम अपना बजट कंट्रोल खो रहे हैं? इसके कुछ संकेत तो दिख रहे हैं। पहला है जरूरत से ज्यादा खर्च, जिसे कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग। क्योंकि पेमेंट करना इतना आसान है, बस एक क्लिक, तो लोग अक्सर वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी शायद उस वक्त जरूरत भी ना हो। और फिर पता भी नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। हाँ, हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। एक जगह उदाहरण था कि कैसे कोई 25,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान महीने के 20 तारीख तक ही लगभग कंगाल हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, वो जुड़कर कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, वो जो कैश खर्च करते समय एक साइकोलॉजिकल दर्द सा होता है ना, कि जेब से नोट जा रहा है। बिल्कुल। वो यूपीआई में महसूस नहीं होता।
शायद इसीलिए हाथ खुला रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा है सोशल प्रेशर। दोस्तों के साथ बाहर गए पार्टी में, सोचा था 500 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन माहौल बना, सबने और ऑर्डर किया, आपने भी कर दिया। क्यों? क्योंकि पेमेंट करना तो आसान है। नतीजा, बिल आ गया 2500-3000 रुपए का। अगर जेब में सिर्फ 500 रुपए होते तो शायद आप दूसरी बार ऑर्डर करने से पहले सोचते जरूर। और इन सब छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखना, ये भी तो एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। दिन भर में 10-15 बार यूपीआई से पेमेंट किया, चाय, ऑटो, स्नैक्स, सब्जी, शाम तक याद भी नहीं रहता कि पैसा गया कहाँ। ये थोड़ा थोड़ा वैसा है जैसे सोशल मीडिया पर रील्स देखते जाते हैं ना। हाँ। स्क्रॉल करते रहो, समय कहाँ गया पता नहीं चलता और बाद में याद भी नहीं कि क्या देखा था। वैसे यहाँ पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता, फिर जब अकाउंट बैलेंस देखते हैं तो एकदम से झटका लगता है। वो उदाहरण भी था शायद कि किसी के अकाउंट में सिर्फ 30 रुपए बचे थे। हाँ। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि 1800 रुपए कहाँ गए। जब तक उसने पूरी पेमेंट हिस्ट्री नहीं देखी, तब जाकर याद आया कि कहाँ खर्च हुआ था। और वो उधार देने लेने की आसानी, उसका भी जिक्र था। हाँ, वो भी एक मसला है। दोस्त या रिश्तेदार ने मैसेज किया, भाई 1000 रुपए भेज दे, अर्जेंट है। आपने तुरंत यूपीआई कर दिया। अब वो पैसे वापस आए या नहीं, उसका ट्रैक रखना या फिर मांगने में हिचकना, ये सब दिक्कतें भी आ रही हैं। और वो सिनेमा हॉल वाला उदाहरण भी सही था। वहाँ पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक इतने महंगे होते हैं, फिर भी लोग आसानी से खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीआई से पेमेंट में कोई रुकावट ही महसूस नहीं होती। इस सुविधा के साथ एक और चिंता जो बड़ी है वो है साइबर फ्रॉड की। हाँ, ये एक बहुत सीरियस इशू है। जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे फ्रॉड करने वालों ने भी नए नए तरीके निकाल लिए हैं। किस तरह के फ्रॉड? कई तरह के, जैसे फर्जी क्यूआर कोड भेजकर स्कैन करवा लेना, या केवाईसी अपडेट, लॉटरी जीतने का झांसा देकर फिशिंग लिंक्स भेजना, या फिर बैंक अधिकारी बनकर कॉल करना और पिन या ओटीपी पूछ लेना। ऐसे केस बहुत बढ़ गए हैं। वो दिल्ली की शालिनी वाला केस था शायद। हाँ बिल्कुल। उन्हें केवाईसी अपडेट के बहाने एक लिंक भेजा गया, उस पर क्लिक करते ही उनके अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। बाप रे। तो जाहिर है बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या मेन चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? कुछ बेसिक बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। पहली, हमेशा वेरीफाइड क्यूआर कोड ही स्कैन करें, खासकर अगर आप किसी अनजान जगह पर पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी, किसी भी अनजान सोर्स से आए लिंक पर कभी क्लिक ना करें, चाहे वो कितना भी फायदेमंद क्यों ना लगे। लॉटरी, कैशबैक, इन चक्करों में ना पड़े। और अपना यूपीआई पिन वो तो कभी भी किसी के भी साथ शेयर न करें। बैंक वाले भी कभी आपका पिन नहीं पूछते, ये याद रखें। और चौथी बात, अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करते रहें। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जो आपने नहीं किया है तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। और वो जो सलाह थी कि कभी-कभी कैश का इस्तेमाल करना बेहतर है, क्या वो माननी चाहिए? हाँ, एक सोर्स ने ये सुझाव दिया था और ये बुरा नहीं है। कभी कभी कैश से पेमेंट करने पर आपको खर्च का ज्यादा एहसास रहता है। जब आप पर्स से नोट निकाल कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना पैसा गया। हाँ, वो दर्द महसूस होता है। हाँ, इससे शायद फिजूल खर्ची पर थोड़ा कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं, भविष्य में क्या है यूपीआई के लिए, अगला पड़ाव क्या हो सकता है? भविष्य तो काफी रोमांचक लग रहा है। एनपीसीआई अब यूपीआई 3.0 लाने पर काम कर रहा है और इसके सेंटर में होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी तकनीक। आईओटी मतलब हमारे घर के अप्लायंसेस, हमारी कारें, ये सब खुद पेमेंट कर पाएंगी? हाँ, सोच कुछ ऐसी ही है। इस अपग्रेड के बाद सिर्फ आपका फोन ही नहीं बल्कि आपके स्मार्ट डिवाइसेस जैसे आपका स्मार्ट फ्रिज, आपकी कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि आपकी स्मार्ट वॉच, वो भी जरूरी पेमेंट्स अपने आप कर सकेंगे। अरे वाह! इसे एम्बिएंट कॉमर्स या एम्बेडेड फाइनेंस की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मतलब पेमेंट हमारी रोजमर्रा की चीजों में घुल मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये काम कैसे करेगा और क्या ये सुरक्षित होगा? इसके लिए यूजर को अपने मेन यूपीआई ऐप से अपने स्मार्ट डिवाइस को पेमेंट करने की एक तरह की परमिशन, एक मैंडेट देना होगा। फिर उस डिवाइस के लिए एक अलग सेकेंडरी यूपीआई आईडी बनेगी। अच्छा, हर डिवाइस की अलग आईडी? हाँ, वो आईडी आपके मेन बैंक अकाउंट से ही जुड़ी होगी, लेकिन उसके एक लिमिट होगी, एक सीमा तय होगी। जैसे मान लीजिए आपका स्मार्ट फ्रिज देखता है कि दूध खत्म हो गया है, तो वो खुद ही पास की दुकान से ऑर्डर करके पेमेंट कर देगा उस तय लिमिट के अंदर। या आपकी कार पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के बाद खुद पेमेंट कर देगी। और सुरक्षा के लिए हर डिवाइस की आईडी अलग होगी,
ताकि अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आए भी तो आपका पूरा अकाउंट सेफ रहे। ये कब तक हकीकत बन सकता है, कोई अंदाजा है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अक्टूबर 2025 में मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हो सकती है, लेकिन हाँ, अभी इसे रेगुलेटरी मंजूरी मिलनी बाकी है। और वो पिन की जगह बायोमेट्रिक्स वाली बात, उसका क्या? हाँ, वो भी एक और बड़ा संभावित बदलाव है। NPCI इस पर भी विचार कर रहा है कि UPI पेमेंट को कंफर्म करने के लिए जो अभी हम पिन डालते हैं, हाँ। उसकी जगह चेहरे की पहचान मतलब फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट स्कैन जैसे बायोमेट्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। मतलब पिन डालने की बजाय चेहरा दिखाना होगा या फिंगरप्रिंट लगाना होगा? बिल्कुल। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या पिन अब उतना सेफ नहीं रहा? मेन वजह तो सेफ्टी को और बढ़ाना ही है। देखिए, पिन का अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई पीछे से झांक कर देख सकता है या फिशिंग वगैरह से पता किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट या चेहरा कॉपी करना वो बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। और यूजर के लिए इसके क्या फायदे होंगे? पिन याद रखने का झंझट खत्म? हाँ, एक तो वो, जैसा प्लूटोज वन के फाउंडर रोहित महाजन ने भी कहा था, पिन याद रखने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा जो टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली नहीं है, जैसे हमारे बुजुर्ग या ग्रामीण इलाकों के लोग। वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल होंगी। और ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बायोमेट्रिक डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। इसे कैसे स्टोर किया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, यूजर की सहमति कैसे ली जाएगी, इन सब पर एक बहुत मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाना होगा। ये टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी दोनों लेवल पर एक बड़ा चैलेंज है। सही कहा। और भारत के बाहर क्या हो रहा है? UPI को लेकर ग्लोबल लेवल पर क्या प्लान्स है? UPI अब सिर्फ भारत की चीज नहीं रही। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर और सॉफ्ट पावर का एक सिंबल बन गया है और भारत इसे दूसरे देशों में भी ले जाना चाहता है। अच्छा। हाँ, एक तरह से टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के तहत सिंगापुर, UAE, भूटान, फ्रांस, जापान ऐसे कई देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है या इसे किसी न किसी रूप में अपनाना शुरू भी कर दिया है। और हाल ही में मालदीव के साथ भी समझौता हुआ है शायद। मालदीव के बीच UPI सेवाओं को शुरू करने पर अग्रीमेंट हुआ है। लेकिन इसे दुनिया भर में फैलाना क्या इतना आसान होगा? क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें तो कई हैं। जैसे अमेरिका या यूरोप जैसे जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, वहाँ पहले से ही वीज़ा, मास्टरकार्ड जैसे बड़े पेमेंट सिस्टम जमे हुए हैं। उनसे मुकाबला करना एक चुनौती है। हाँ, वो तो है। फिर हर देश के डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर अपने अलग-अलग कानून होते हैं। उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। अलग-अलग देशों में टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी फर्क हो सकता है। और लोगों की पुरानी आदतें जैसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत, उसे बदलना भी आसान नहीं होगा। तो कुल मिला के देखें तो UPI की कहानी वाकई एक क्रांति जैसी है। इसने भारत में पेमेंट का तरीका बदला, करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी। वो जरूरत से ज्यादा खर्च करने का रिस्क हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और भविष्य भी काफी संभावनाओं से भरा लग रहा है, चाहे वो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस से होने वाले ऑटोमेटिक पेमेंट हों या पिन की जगह हमारी बायोमेट्रिक पहचान या फिर दुनिया के दूसरे देशों में इसका फैलना। सही कहा, ये एक ऐसा टूल है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल UPI पर। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको इस पूरे विषय को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और हाँ, हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी जानकारी भरी चर्चाएं सुन सकें। और आप हमें बता सकते हैं कि आप आगे किन टॉपिक्स पर ऐसी बातचीत सुनना चाहेंगे और इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर शेयर करें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमारे फ्रिज और कार खुद ही पेमेंट करने लगेंगी, जैसा कि UPI 3.0 में हो सकता है, और हमारी पहचान पिन से नहीं बल्कि हमारी उंगलियों या चेहरे से होगी, तब पैसे और खर्च करने के हमारे फैसलों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? क्या इस बढ़ते ऑटोमेशन के साथ हमारी कोई नई जिम्मेदारी भी जुड़ेगी? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।